Welcome to Law Ignosi. Today we are going to study about the section 11 of CPC, the Civil Procedure Code. So इसमें सेक्शन 11 बात करता है रेस जुडिकाटा की, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एलएलबी के एग्जाम में भी आती है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं रेस जुडिकाटा क्या होता है। तो ये देखते हैं रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है। ये दो वर्ड से बना है, ये दोनों लैटिन वर्ड हैं, रेस प्लस जुडिकाटा। ठीक है, अब इनका वन बाय वन हम मीनिंग देखते हैं। रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं उनको हम रेस जुडिकाटा कहते हैं, उसी के बेसिस पे इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। So if a suit in a competent court is finally decided, अगर कोई suit किसी competent court में finally decide हो चुका है, then in that case, if the same two or more parties under the same title for the same cause of action, if they bring up a subsequent suit, that suit will not be maintainable. Okay. So if a competent court has already decided a case, a suit, that suit for the same parties under the same title for the same cause of action maintainable नहीं होगा. That is what we call res judicata. Basically res judicata जो है वो तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, और ये कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? ये लैटिन प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है जो कहता है इंटरेस्ट रिपब्लिका एस्ट सिट फिनिस लिटियम, which means it is in the interest of the state that litigation should come to an end. Okay? जितने भी litigations होंगे, जितने भी suits होंगे, उन पे वो end होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग चलते रहे, पहले एक ने लिटिगेशन किया, फिर सेकंड ने किया, फिर थर्ड ने किया। तो इसके लिए रेस जुडिकाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बार वो फाइनली डिसाइड हो गया तो उसके बाद सेम पार्टीज सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए सेम टाइटल के अंडर लिटिगेशन नहीं लगा सकती हैं। सेकंड प्रिंसिपल कहता है नेमो डेबिट बिस वेक्सरी प्रो यूना एट एडम कोजा, so which means is no man ought to be waxed twice for the same cause. एक ही कॉज के लिए दो बार किसी को वैक्स नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल इज रेस जुडिकाटा प्रो वेरिtas lepita, which means is a judicial decision must be accepted as correct. जो जुडिशियल डिसीजन ले लिया गया है उसको एज अ सही डिसीजन एक्सेप्ट करना चाहिए। से समझते हैं। मान लो ये है ए, ये है बी, और एक प्रॉपर्टी है, मान लो एक हाउस है जिसपे बी का पोजेशन है, अभी जो बी की पोजेशन में है। तो ए ने सूट फाइल किया बी पे दैट ही इज द ओनर ऑफ द हाउस, ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने अपना जो फाइनल जजमेंट दिया वो बी के फेवर में दे दिया। ओके, ये फर्स्ट केस था। अब ये गया है बी के फेवर में। ठीक है, अब मान लो ए 6 महीने के बाद ए फिर से एक स्वीट फाइल कर देता है बी पे सेम प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए। अब कुछ नए फैक्ट्स ले आता है या कुछ ले आता है, ये है हमारा सेकंड स्वीट। एंड इस बार मान लो कि कोर्ट ने ए के फेवर में वो जजमेंट दे दिया है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? जो पहला वाला जो है जो बी के फेवर में था उसको माना जाए, या सेकंड वाला था जो ए के फेवर में था या उसको माना जाए। ठीक है, तो इस तरह की जो एम्बिग्युइटी और ऐसे जो सिचुएशंस अराइज होते हैं उन सब से बचने के लिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है, ताकि अगर एक फाइनली और कंक्लूसिवली अगर डिसाइड हो गया है फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। कोई भी पार्टी दोबारा उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर केस नहीं लगा सकती है। सो व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर रेस जुडिकाटा? सबसे पहला, इट शुड बी अ सिविल नेचर suit. Second, there must be two suit in picture. Of course, res judicata comes into picture only when there is a prior case and there is a subsequent case. Then matter must be directly and subsequently in the issue.
then both the cases should be between the same parties, they should be under the same title, and it must have been decided by a competent court. Okay, and the most important condition is that it must have been heard and finally decided. इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली हम आगे की स्लाइड में इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो है हमारा सेक्शन 11 में मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो है सेक्शन 11 की, उसमें दिया गया है कि एनी मैटर विच माइट एंड ought to have been made a ground of attack or defense in the former suit shall be deemed to have been directly and substantially in issue in that suit. Okay? अब इसमें क्या मतलब होता है कि जैसे अब हमने पहला एक एग्जांपल देखा था ए और बी का, राइट? इसमें प्रॉपर्टी की पोजीशन का इशू था, ठीक है। मान लो जो पहला केस चला था उसमें ए ने जो चीजें अपने अटैक में कि उसको पोजीशन मिलना चाहिए, उस अटैक में जो वो फैक्ट्स और जो भी मैटर वो लेके आ सकता था, मान लो उसके पास 3 मैटर थे, नंबर 1, 2, नंबर 3, ठीक है, अटैक करने के, लेकिन उसने 1 और 2 को यूज किया लेकिन थर्ड को यूज नहीं किया, ठीक है, सिमिलर, और वो बी के फेवर में चला गया, ठीक है। अब जो थर्ड मैटर जो उसके पास था, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो कह सकता था कि हाँ जी वो ओनर है उसका, अगर उसने वो नहीं प्रेजेंट किया है, इवन दो वो वाला जो फैक्ट है, वो मैटर है, वो भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू माना जाएगा, ठीक है, उसको भी डिसाइडेड ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब वो एक नया सूट फाइल कर सकता है कि मैंने पहले दो फैक्ट्स तो लिए थे लेकिन थर्ड फैक्ट्स तो मैंने बताया नहीं था कोर्ट को, तो वो अब तीसरा फैक्ट बता के मैं नया सूट फाइल कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी चीज को, ऐसे ही सेम चीज बी के लिए भी अप्लाई होती है। मान लो अगर बी ने अपने डिफेंस में उसके पास भी 3 मैटर्स थे, उसने पहला और सेकंड यूज किया, थर्ड को यूज नहीं किया और केस ए के फेवर में चला गया इन केस, तो नेक्स्ट टाइम बी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास एक थर्ड डिफेंस जो अवेलेबल था वो मैंने यूज नहीं किया था तो इसलिए मैं दोबारा केस लगा दूं उस पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी फिर ए या बी जब भी आप केस लड़ेंगे तो आपके पास जितने भी डिफेंस या अटैक हैं उन सबका यूज किया जाए उस स्वीट में, क्योंकि उनको भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली डिसाइडेड माना जाएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब देख लेते हैं। डायरेक्टली का मतलब होता है कोई भी फैक्ट जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है इशू के साथ में, एंड सब्सटेंशियल का मतलब है कि फैक्ट which is substantial for the determination of an issue. Okay. So ये सेक्शन 11 एग्जॉस्टिव है या नहीं है ये देखते हैं हम। So basically सेक्शन 11 जो है it applies to the civil cases, but this doctrine has been extended and applied since long in various other kinds of proceedings and situations. So इसका मतलब कि सेक्शन 11 एग्जॉस्टिव नहीं है, ये केवल सिविल केसेस में ही एप्लीकेबल नहीं होता है, although it is mentioned that it is for the civil cases, but ये बाकी टाइप्स की प्रोसीडिंग्स और सिचुएशंस में भी एप्लीकेबल होता है। तो इसमें एक केस लॉ देख लेते हैं हम, जो कि लालचंद वर्सेस राधाकृष्णन का 1977 का है। इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया गया था, कोर्ट कहता है कि सेक्शन 11 इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड प्रिंसिपल विच मोटिवेट्स दैट सेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू केसेस विच डू नॉट फॉल स्ट्रिक्टली विद इन द लेटर ऑफ द लॉ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो कहता है द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज कंसीव्ड इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट which requires that all litigations must sooner than later come to an end. Okay? अब कुछ केसेस में इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। ये हमारा सिविल केसेस में तो एप्लीकेबल होता ही है, उसके अलावा ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी एप्लीकेबल हो जाता है, ये रिट पिटीशंस पे भी एप्लीकेबल होगा, बट ये उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा जिसमें ऑर्डर पास किया गया है विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। मान लो एक कोर्ट है, कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया लेकिन उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, तो उस केस में कोई भी पार्टी नेक्स्ट अपना सब्सिक्वेंट स्वीट डाल सकती है, क्योंकि पहला जिस कोर्ट ने जो डिसाइड किया था उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता था, ठीक है। That's all about the res judicata. Thank you very much for watching this video. So to learn law in easy and simple language, please subscribe to our channel. Thank you very much.